बायोलॉजी की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पता है आज हम क्या करने वाले हैं? कुछ बहुत ही मज़ेदार। हमारे पास एक स्टूडेंट के हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं और हम इन्हें मिलकर एक ऐसा ज़बरदस्त स्टडी गाइड बनाने वाले हैं जो समझने में एकदम आसान होगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स सिर के ऊपर से निकल गए हों? बस आज हमारा मिशन यही है। हम इन्हीं मुश्किल टॉपिक्स को पकड़ेंगे और उन्हें इतना आसान बना देंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट शीशे की तरह साफ हो जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और हाँ, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला। हम सब साथ मिलकर इन नोट्स की दुनिया में गोता लगाएंगे, एक एक पन्ने को पलटेंगे और हर छुपे हुए कॉन्सेप्ट को बाहर निकालेंगे। तो फिर हो जाइए तैयार। तो इन नोट्स में सबसे पहली बात हो रही है हॉर्मोन्स की। हॉर्मोन्स हैं क्या? अरे ये हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर्स हैं। इन्हें बॉडी के व्हाट्सएप मैसेजेस की तरह सोच सकते हैं, जो हर ऑर्गन को बताते हैं कि भाई अब तुम्हें ये करना है और इस टाइम पर करना है। और सबसे पहले आते हैं फाइट या फ्लाइट हार्मोन्स, एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रिन। सोचिए कोई इमरजेंसी आ गई, बस तभी ये दोनों एक्शन में आते हैं। दिल की धड़कन एकदम तेज, आंखें पूरी खुल जाती हैं और खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। मतलब बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। ठीक है, तो इमरजेंसी हार्मोन्स के बाद अब बात करते हैं गोनाड हार्मोन्स की। देखिए, अंडाशय यानी ओवरी से निकलते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। ये सब मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी हैं। और दूसरी तरफ वृषण यानी टेस्टिस बनाते हैं टेस्टोस्टेरॉन, जो पुरुषों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार है। तो अब जब हार्मोन्स का रोल समझ आ गया है, तो ये जानना भी तो जरूरी है कि ये कंट्रोल किसे करते हैं, है ना? तो चलिए इन नोट्स के हिसाब से अब हम सीधे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बनावट को समझते हैं। तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 7 मेन पार्ट्स हैं: टेस्टिस, एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, पेनिस और स्क्रोटम। ये सब मिलकर स्पर्म प्रोडक्शन और डिलीवरी का पूरा काम संभालते हैं। अरे और ये देखिए, नोट्स में एक बहुत ही जरूरी बात हाईलाइट की गई है, सर्टोली सेल्स। सच कहूं तो ये स्पर्म डेवलपमेंट के अनसंग हीरो हैं। क्यों? क्योंकि यही वो सेल्स हैं जो स्पर्म को पोषण देती हैं, उन्हें पालती पोसती हैं। इनके बिना स्पर्म मैच्योर हो ही नहीं सकते। तो ये डिटेल याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 हिस्से हैं: ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वजाइना। और मजे की बात यह है कि ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ इतने बढ़िया कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं कि रिप्रोडक्शन मुमकिन हो पाता है। अगला टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट्स बनने का प्रोसेस। देखिए, मेल्स में इसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जिससे स्पर्म बनते हैं, और फीमेल्स में होता है oogenesis, जिससे ओवम या एग बनता है। रास्ते अलग अलग हैं पर मंजिल एक ही है, रिप्रोडक्शन। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, एक कमाल का सफर शुरू होता है। ये सेक्शन हमें ठीक उसी सफर पर ले जा रहा है, एक सिंगल सेल यानी जाइगोट से लेकर पूरे बच्चे के जन्म तक। ये टाइमलाइन तो सच में कमाल की है। सोचिए, सिर्फ पहले महीने में दिल बन जाता है, दूसरे महीने में हाथ पैर आने लगते हैं, तीसरे महीने तक तो ज्यादातर बड़े ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, फिर 5वें महीने में वो पहली किक महसूस होती है, 6ठे में सिर पर बाल आ जाते हैं और 9वें महीने तक एक नन्ही सी जान दुनिया में आने के लिए पूरी तरह तैयार होती है। कितना अद्भुत है ना? ओके, अब फटाफट कुछ जरूरी टर्म्स देख लेते हैं। जाइगोट, ये है लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट, वो एक अकेला फर्टिलाइज्ड एग। और प्लेसेंटा, ये समझ लीजिए कि एम्ब्रियो की लाइफलाइन है। सारा खाना पीना, ऑक्सीजन सब मां से बच्चे तक इसी के जरिए पहुंचता है। और 2 और जरूरी शब्द, मेनार्की मतलब पहली मेंस्ट्रुएशन, जो प्यूबर्टी की शुरुआत का साइन है, और मेनोपॉज वो स्टेज है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा के लिए रुक जाती है। चलिए अब इन नोट्स के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, और ये एक ऐसे सिस्टम के बारे में है जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। जी हां, रेस्पिरेटरी सिस्टम। पता है, हमारी हर सांस अपने आप में एक पूरा सफर है। हवा नॉस्ट्रल से अंदर आती है, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स से होते हुए ट्रेकिया में जाती है, वहां से ब्रोंकाई में बढ़कर आखिरकार लंग्स में पहुंचती है, और असली खेल तो वहीं शुरू होता है। अब जरा इन नंबर्स पे गौर कीजिए, ये बहुत कुछ बताते हैं। हम सांस में लेते हैं 21% ऑक्सीजन, पर छोड़ते हैं सिर्फ 17%। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, लेते हैं 0.03% और छोड़ते हैं 4%। ये इतना बड़ा जंप? इसका सीधा मतलब है कि हमारी बॉडी ने इस ऑक्सीजन को यूज किया एनर्जी बनाने के लिए, और बदले में वेस्ट प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दिया।
लेकिन कहानी सिर्फ लंग्स पे खत्म नहीं होती। अरे असली मैजिक तो सेल्स के अंदर होता है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो चलिए अब गोता लगाते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। ये वो प्रोसेस है जहां खाना असल में एनर्जी में बदलता है। तो देखो, रेस्पिरेशन दो तरह का होता है। एक है एरोबिक, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है और ढेर सारी एनर्जी बनाता है। दूसरा है एनएरोबिक, जो बिना ऑक्सीजन के होता है। याद है जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर मसल्स में दर्द होता है? वो इसी एनएरोबिक रेस्पिरेशन से बने लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। और ये इक्वेशन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन की पूरी कहानी एक लाइन में बता देती है। ग्लूकोज यानी हमारा खाना ऑक्सीजन के साथ मिलता है और बदले में हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सबसे जरूरी चीज एनर्जी। सच तो यह है कि यही वो रिएक्शन है जो हमें चला रहा है अभी इस वक्त भी। अब ये पूरा प्रोसेस दो मेन स्टेप्स में होता है। पहला है ग्लाइकोलाइसिस। इसमें ग्लूकोज को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, जिसे पायरुविक एसिड कहते हैं। इसे आप कच्चा माल मान सकते हैं। फिर आता है क्रेब्स साइकिल, जो इस पायरुविक एसिड को प्रोसेस करके असली एनर्जी निकालता है, बिल्कुल एक पावर प्लांट की तरह। और अब आता है ग्रैंड फिनाले। आउटपुट कितना है? सोचिए, सिर्फ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पूरे 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। एटीपी क्या है? ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। मतलब एक मॉलिक्यूल से सीधा जैकपॉट। तो देखिए, हमने कहां से शुरू किया था? हार्मोन्स के मैसेजेस से लेकर रिप्रोडक्शन की बारीकियों को समझा और आखिर में बॉडी की एनर्जी फैक्ट्री तक पहुंच गए। ये सब देखकर एक ही सवाल मन में आता है ना? कि हमारा शरीर इतनी शानदार और एफिशिएंट एनर्जी फैक्ट्री की तरह काम कैसे कर लेता है। ये वाकई एक कमाल का सिस्टम है जो हमें हर पल, हर लम्हा जिंदा रखता है। इस बारे में सोचिए।